कल्पना कीजिए रात के 2 बजे हैं और कोई इमरजेंसी रूम में भागता हुआ आता है। शिकायत छाती और पीठ में। अचानक भयानक दर्द। पहली सोच क्या होती है? जाहिर है हार्ट अटैक। डॉक्टर्स और नर्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये हार्ट अटैक हो ही नहीं? क्या हो अगर ये एक ऐसा इम्पोस्टर है जो हार्ट अटैक की नकल कर रहा है और वो इलाज जो दिल के दौरे में जान बचाता है, इस केस में जान ले सकता है? और यहीं से आज की हमारी छानबीन शुरू होती है। ये एक मेडिकल मिस्ट्री की तरह है जिसमें सुराग एक ही है, छाती का दर्द। लेकिन संदिग्धों की लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल। आज हम थोरैसिक एओर्टिक डिसेक्शन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। मतलब बेसिकली वो कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जो एओर्टिक डिसेक्शन की इतनी बेहतरीन नकल करती हैं कि अच्छे-अच्छे डॉक्टर भी धोखा खा सकते हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक लिस्ट की तरह है, उन सभी संभावित मुजरमों की लिस्ट जिन्हें छाती के दर्द के किसी भी मामले में जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और इस लिस्ट को समझना सिर्फ कोई अकादमिक दिलचस्पी की बात नहीं है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। एओर्टिक डिसेक्शन, जिसमें शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा अंदर से फट जाती है, वो एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। सही डायग्नोसिस में हर मिनट की देरी बचने के चांसेस को कम कर देती है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि दिल, फेफड़े और यहां तक कि पीठ से जुड़ी अलग अलग बीमारियां कैसे इस जानलेवा धमनी की समस्या का नकाब पहन सकती हैं। ठीक है, तो एक जासूस की तरह इसे परत दर परत खोलते हैं। जाहिर है हमें सबसे पहले मुख्य संदिग्ध से शुरू करना होगा, वो जिसके बारे में सब सोचते हैं, यानी दिल से जुड़ी समस्याएं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। ये सबसे क्लासिक कंफ्यूजन है। दोनों में ही छाती में तेज क्रशिंग पेन हो सकता है, जिसे मरीज अक्सर जिंदगी का सबसे बुरा दर्द बताते हैं। अच्छा, दर्द की लोकेशन मतलब छाती के बीचों बीच होना, वो भी एक जैसा हो सकता है। यहीं पर असली पीएच यानी जाल बिछा होता है। जाल? आप किस जाल की बात कर रही हैं? मतलब दर्द एक जैसा है तो कंफ्यूजन समझ आता है, लेकिन इसमें जाल वाली क्या बात है? जाल ये है कि इमरजेंसी रूम में अचानक छाती का दर्द एक कोड वर्ड की तरह है जो सीधे हार्ट अटैक प्रोटोकॉल शुरू कर देता है। राइट। इस प्रोटोकॉल के तहत मरीज को तुरंत एस्प्रिन और खून पतला करने वाली दवाइयां मतलब ब्लड थिनर्स दिए जा सकते हैं। हार्ट अटैक के केस में जहां धमनी में थक्का जमा होता है, ये दवाइयां उस थक्के को घोलकर जान बचाती हैं। लेकिन अगर ये एओर्टिक डिसेक्शन है जहां धमनी पहले से ही फटी हुई है, तो वही ब्लड थिनर्स खून के बहाव को और तेज करके स्थिति को भयावह रूप से बिगाड़ सकते हैं। वो जान बचाने वाली दवा जानलेवा बन जाती है। तो ये सिर्फ एक एकेडमिक भ्रम नहीं है, ये एक ऐसा भ्रम है जहां पहला गलत कदम आखिरी हो सकता है। ये तो वाकई डरावना है। तो ये सिर्फ लक्षणों की समानता नहीं है, बल्कि उस समानता के कारण होने वाले ट्रीटमेंट का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो हार्ट अटैक तो हुआ प्लम्बिंग की समस्या, जहां एक पाइप ब्लॉक हो गया है। हमारी लिस्ट में दिल से जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस। ये कैसे फिट होती हैं? ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। अगर हार्ट अटैक प्लम्बिंग की समस्या है, तो वाल्व से जुड़ी ये समस्याएं मैकेनिकल हैं। सोचिए कि एओर्टिक वाल्व दिल से शरीर में जाने वाले खून के लिए एक दरवाजा है। एओर्टिक स्टेनोसिस में ये दरवाजा जंग खाकर जाम हो गया है, पूरा खुल नहीं रहा। तो दिल को खून बाहर पंप करने के लिए जबरदस्त जोर लगाना पड़ता है। और एओर्टिक रिगर्जिटेशन में इस दरवाजे का कब्जा ढीला है, ये ठीक से बंद नहीं होता, जिससे खून वापस दिल में लीक होने लगता है। तो दोनों ही सूरतों में दिल पर जबरदस्त ओवरटाइम का प्रेशर पड़ रहा है, और ये प्रेशर दर्द और सांस फूलने जैसे लक्षणों के रूप में सामने आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दिल के इस अतिरिक्त मेहनत की वजह से सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। और ये लक्षण एओर्टिक डिसेक्शन से काफी मिलते जुलते हैं, खासकर सांस फूलने का लक्षण। कभी कभी तो डिसेक्शन खुद इन वाल्व की समस्याओं को पैदा कर सकता है या बिगाड़ सकता है, जिससे ये पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। तो लिस्ट में 2 और गंभीर नाम हैं, मायोकार्डियाटिस और कार्डियोजेनिक शॉक। मायोकार्डियाटिस यानी दिल की मांसपेशियों में सूजन, ये कैसे डिसेक्शन की नकल करता है? मायोकार्डियाटिस, जो अक्सर किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है, वो दिल की दीवार में सूजन पैदा कर देता है। इस सूजन का दर्द
बहुत अजीब हो सकता है, कभी तेज, कभी चुभने वाला, और ये अपनी जगह बदलता रहता है। ये कभी-कभी अयोर्टिक डिसेक्शन के उस क्लासिक फटते हुए या टियरिंग पेन जैसा महसूस हो सकता है। अच्छा। और कार्डियोजेनिक शॉक तो और भी जटिल मामला है। ये वो स्थिति है जब दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वो शरीर को जरूरी खून पंप ही नहीं कर पाता। और दिलचस्प बात यह है कि एक बड़ा एओर्टिक डिसेक्शन खुद कार्डियोजेनिक शॉक की वजह बन सकता है। ओह। तो इमरजेंसी रूम में डॉक्टर के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये शॉक दिल की अपनी किसी समस्या की वजह से है या ये डिसेक्शन का ही एक भयानक नतीजा है? तो ये तो साफ है कि सिर्फ दिल ही इस मिस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है, जिसके कई अलग-अलग चेहरे हैं। एक अच्छा जासूस कभी भी सिर्फ एक संदिग्ध पर ध्यान नहीं देता, वो क्राइम सीन के आसपास भी नजर डालता है। छाती में दिल का सबसे करीबी और बड़ा पड़ोसी कौन है? फेफड़े। क्या हो अगर असली अपराधी वहां छिपा हो? बिल्कुल, और ये शक बिल्कुल जायज है। दिल के बाद शक की सुई अक्सर फेफड़ों पर ही घूमती है, और यहाँ हमारा पब्लिक एनिमी नंबर 2 है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी फेफड़ों की धमनी में खून का थक्का जमना। ये भी एक जानी मानी मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लक्षण डिसेक्शन से कैसे मेल खाते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण लगभग एओर्टिक डिसेक्शन की कार्बन कॉपी हो सकते हैं। अचानक बहुत तेज चुभने वाला सीने का दर्द जो गहरी सांस लेने पर और बढ़ जाता है। साथ में सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ और कभी-कभी खून वाली खांसी। दर्द का अचानक शुरू होना और सांस की तकलीफ, ये दोनों ही एओर्टिक डिसेक्शन के भी प्रमुख लक्षण हैं। इसलिए इमरजेंसी रूम में इन दोनों के बीच फर्क करना टॉप प्रायोरिटी होती है। सोर्स में एक और नाम है जो शायद उतना कॉमन नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन। इसका मतलब है फेफड़ों के चारों ओर पानी भर जाना। ये कैसे दर्द पैदा करता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे फेफड़े एक बहुत पतली 2 परत वाली थैली में लिपटे होते हैं, जिसे प्लूरा कहते हैं। आमतौर पर इन परतों के बीच बस थोड़ा सा चिकना तरल होता है, ताकि सांस लेते वक्त फेफड़े छाती की दीवार से बिना रगड़ खाए आसानी से फिसल सकें। ओके। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन में किसी इन्फेक्शन, सूजन या दूसरी वजहों से इन परतों के बीच बहुत सारा पानी या तरल पदार्थ भर जाता है। तो ये फेफड़ों को बाहर से दबाता होगा, जैसे किसी ने उन्हें भींच लिया हो। बिल्कुल, ये जमा हुआ तरल फेफड़ों पर बाहर से दबाव डालता है, उन्हें पूरी तरह से फूलने से रोकता है। इससे छाती में एक भारी दबा हुआ दर्द महसूस होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये दर्द अक्सर डिसेक्शन के चीरने वाले दर्द जितना तेज नहीं होता, लेकिन अगर तरल तेजी से जमा हो तो ये दर्द काफी गंभीर हो सकता है और कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो हमने दिल और फेफड़ों यानी मुख्य संदिग्धों और उनके पड़ोसियों की तलाश ले ली है। अब हम इस केस के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रहा है। हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कोई पहली नजर में सोचेगा भी नहीं, जैसे मैकेनिकल बैक पेन, मतलब सिर्फ पीठ का दर्द। हम यहाँ जानलेवा स्थितियों की बात कर रहे हैं और लिस्ट में पीठ दर्द का जिक्र है। ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा है जैसे आप हत्या के संदिग्धों की लिस्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम डाल दें जो बस गलत समय पर गलत जगह से गुजर रहा था। ये एक बेहतरीन सवाल है और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा भी। ये वो चूक है जो सबसे ज्यादा होती है। एओर्टिक डिसेक्शन का दर्द अपनी जगह बदलने के लिए बदनाम है। वो अक्सर छाती में शुरू होता है और फिर जैसे जैसे धमनी फटती जाती है, दर्द उसके साथ साथ सफर करता है। ज्यादातर मामलों में ये दर्द पीठ की तरफ जाता है, खासकर दोनों कंधों के बीच के हिस्से में। मरीज इसे फटता हुआ या चीरता हुआ बताते हैं। तो अगर कोई मरीज इमरजेंसी रूम में आके से पीठ दर्द की शिकायत करे, तो हो सकता है कि डॉक्टर उसे स्लिप डिस्क या मांसपेशियों का खिंचाव समझ ले। और यही वो घातक गलती हो सकती है। मेडिकल स्कूल में हमें एक बात सिखाई जाती है, सबसे आम बीमारियां ही सबसे आम होती हैं। इसलिए जब कोई 50 साल का व्यक्ति पीठ दर्द की शिकायत करता है, तो 100 में से 99 बार वो मांसपेशियों का दर्द ही होता है। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की पहचान उस एक मामले को पकड़ने में होती है। सही है। उन्हें उस मरीज की आंखों में देखना होता है जो कह रहा है, डॉक्टर ये दर्द वैसा नहीं है जैसा पहले कभी हुआ हो, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ फट गया हो। वो एक वाक्य, वो एक एहसास सब कुछ बदल देता है। अगर दर्द अचानक और बहुत तेज शुरू हुआ हो तो डिसेक्शन की संभावना को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, भले ही मरीज सिर्फ पीठ दर्द की बात कर रहा हो। ये वाकई आंखें खोलने वाली बात है। हमारी लिस्ट में एक आखिरी नाम है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम,
ये क्या भला है और इसका इस मिस्ट्री से क्या लेना देना है? ये उन दुर्लभ लेकिन जरूरी संभावनाओं में से एक है। थोरैसिक आउटलेट हमारी कॉलरबोन और पहली पसली के बीच की एक बहुत संकरी सी जगह है, एक सुरंग की तरह। इस सुरंग से हमारी बाह में जाने वाली नसें और खून की नलियां गुजरती हैं। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में किसी वजह से ये जगह और भी संकरी हो जाती है और इन नसों या धमनियों पर दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से दर्द होता होगा। हाँ, इस दबाव से गर्दन, छाती, कंधे और बाह में दर्द, सुन्नपन या झुंझुनी हो सकती है। क्योंकि दर्द का पैटर्न छाती और बाह में फैलता है, ये कभी-कभी हार्ट अटैक या एओर्टिक डिसेक्शन के दर्द की नकल कर सकता है। अच्छा। ये एक क्लासिक रेड हेरिंग है, एक ऐसा सुराग जो जासूस को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन लिस्ट में इसका होना जरूरी है ताकि हर पहलू की जांच हो सके। तो इस पूरी जासूसी के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है, छाती का दर्द कोई सीधा साधा मामला नहीं है, ये एक जटिल पहेली है। इसके पीछे दिल की प्लम्बिंग या मैकेनिकल खराबी हो सकती है, फेफड़ों में कोई थक्का हो सकता है, या फिर पीठ का वो दर्द हो सकता है जो असल में पीठ का है ही नहीं बल्कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी के फटने का संकेत है। इतना जरूरी और शक्तिशाली बन जाता है। वो निर्देश हैं, छाती के दर्द के साथ आने वाले हर मरीज में थोरैसिक एओर्टिक डिसेक्शन को एक संभावित निदान के रूप में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बस इस एक नियम को याद रखने से जानें बचाई जा सकती हैं। सही कहा। इसे नज़रअंदाज करने का जोखिम बहुत बड़ा है, क्योंकि बाकी स्थितियों के मुकाबले डिसेक्शन में वक्त ही सब कुछ है। निदान में कुछ घंटों की देरी का मतलब है मृत्यु का बढ़ता खतरा। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और यहाँ तक कि साधारण लगने वाला पीठ दर्द भी थोरैसिक एओर्टिक डिसेक्शन जैसे जानलेवा खतरे का नकाब पहन सकता है। हमने ये भी समझा कि दिल के वाल्व की समस्या है, दिल की मांसपेशियों में सूजन और फेफड़ों के आसपास पानी भरना भी इस मेडिकल मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा सकते हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल उठता है जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी एक लक्षण के पीछे इतने सारे संभावित अपराधी हों, तो एक डॉक्टर के लिए इमरजेंसी रूम के उस हाई प्रेशर माहौल में सही नतीजे पर पहुंचना सिर्फ किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं रह जाता। नहीं, ये दबाव में सही निर्णय लेने की एक कला बन जाती है। ये दबाव में सही निर्णय लेने की एक कला बन जाती है। तो सोचने वाली बात ये है, ये जो नैदानिक अंतर्ज्ञान है, जिसे हम डायग्नोस्टिक इंट्यूशन कहते हैं, वो कैसे विकसित होता है? जब घड़ी की सुई लगातार चल रही हो और हर मिनट कीमती हो, तब एक डॉक्टर अपने ज्ञान, अनुभव और उस मरीज की आंखों में दिख रहे डर को मिलाकर सही फैसले तक कैसे पहुंचता है?